हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी और आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और बजट क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने से पाप धुलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इनकी यात्रा को द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं पूरी पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शेष रोग का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी जगह पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण ये 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार ये बिगड़ता है और बनता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। आप यहाँ पर बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है केशोद का एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है सोमनाथ का रेलवे स्टेशन। जो बेस्ट टाइम है यहाँ पर विजिट करने के लिए वो है नवंबर से फरवरी, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है। अगर हम बात करें बजट के बारे में कि सोमनाथ यात्रा के दौरान आपका कितना खर्चा होने वाला है, वो है अप्रोक्स 4 से 5 हज़ार रुपये। यहाँ के लिए आपके लिए 2 से 3 दिन सफिशिएंट है। सोमनाथ से जो नियरेस्ट ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि 10वें स्थान पर आता है। जो टोटल डिस्टेंस है सोमनाथ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वो है अप्रोक्स 250 किलोमीटर्स। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा करने के लिए नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड आ सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा वो है द्वारका रेलवे स्टेशन, जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जामनगर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 130 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बेस्ट टाइम होने वाला है यहाँ विजिट करने के लिए वो है नवंबर से फरवरी का। अगर आप सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करने के लिए आते हैं तो जो आपका अप्रोक्स खर्चा होने वाला है वो है 7,000 से 8,000 रुपये पर पर्सन। जो आपका टोटल टाइम लगने वाला है दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए वो होंगे 3 से 4 दिन। आप 3 से 4 दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के भक्त थे। एक राक्षस के अत्याचारों से बचने के लिए चंद्रसेन ने महाकाल की शरण ली। एक बालक की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने राक्षस दुशान का वध किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकालेश्वर मंदिर मुक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ से वो है इंदौर का एयरपोर्ट, और जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है उज्जैन जंक्शन। जो बेस्ट टाइम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रसिद्ध है भस्म आरती। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और भस्म आरती में शामिल होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और वहीं जो भक्त काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर भैरवगढ़ में स्थित है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से अप्रोक्स 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहां पर बाय ऑटो और बाय टैक्सी जा सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जो नियरेस्ट ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन से अप्रोक्स 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे मानधाता द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप ओम के आकार का है, जो इस जगह की सुंदरता और पवित्रता को और बढ़ाता है।
हर साल लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। भक्त पुल या बोट से नदी पार करके मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। आप यहाँ पर बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड विजिट कर सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर से डायरेक्ट यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो आप बाय रोड आएँ, क्योंकि वहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है इंदौर रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करें टोटल बजट के बारे में कि दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में आपका कितना टाइम लगने वाला है और कितना खर्चा होने वाला है, तो जो टोटल आपको खर्चा पड़ने वाला है वो होंगे 6,000 से 7,000 रुपये पर पर्सन। और जो टोटल टाइम लगेगा आपका दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए वो होंगे अप्रोक्स 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में आप दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेंगे और जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होंगी आप वो भी विजिट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। जो टोटल डिस्टेंस है नासिक से त्र्यंबकेश्वर का वो है अप्रोक्स 30 to 40 किलोमीटर्स। जो आपका टोटल टाइम लगेगा नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने में वो होंगे 45 मिनट्स टू अप्रोक्स 1 आवर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। जो मंदिर के टाइमिंग्स हैं वो है सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से वो है नासिक का रेलवे स्टेशन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो खासियत है वो ये है कि जो शिवलिंग है वो ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के ऊपर नहीं है। इसीलिए अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, आप उसमें दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में रुद्र अभिषेक भी होता है, जिसके टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक है। इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत और ये भी है कि यहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु तीनों विराजित हैं। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग में सिर्फ भगवान शिव ही विराजित हैं। यहाँ से जो नियरेस्ट ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि पुणे में स्थित है। जो टोटल डिस्टेंस है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वो है अप्रोक्स 240 किलोमीटर्स। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से वो है पुणे का रेलवे स्टेशन। पुणे बस स्टैंड से आप बस लीजिए और आ जाइए भीमाशंकर बस स्टैंड पर, जहां से 2 से 3 मिनट की दूरी पर ही आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। जो बेस्ट टाइम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए वो है अक्टूबर से फरवरी का। अगर आप सावन या फिर मानसून के सीज़न में यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप सुबह जल्दी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके दर्शन बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, अप्रोक्स आधे से 1 घंटे के बीच में। इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत और ये भी है कि यहाँ पर आप शिवलिंग को छू कर दर्शन कर सकते हैं और शिवलिंग पर फूल और जल भी अर्पित कर सकते हैं। टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित हैं। 3 ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित हैं वो हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अब हम बात करेंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि एलोरा केव्स के पास औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग से वो है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ये भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम पवित्र मंदिर है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग में भक्तों को अभिषेक करने और शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। घृणेश्वर का अर्थ है करुणा का स्वामी। ये मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्योहारों के दौरान यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। अगर हम बात करें टोटल बजट के बारे में कि तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में आपका अप्रोक्स कितना खर्चा होने वाला है, तो जो टोटल खर्चा आपका लगेगा तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में वो होंगे 8 से 9,000 रुपये पर पर्सन। और जो टोटल टाइम लगने वाला है तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन में वो होंगे 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में आप तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेंगे और जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होंगी आप वो भी विजिट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है।
मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्रीशैलम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये 18 महाशक्तिपीठों में से एक है, जो इसे अद्वितीय स्थल बनाता है, जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों मौजूद हैं। ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसके पास से कृष्णा नदी बहती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस के दिन अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे और देवी पार्वती पूर्णिमा के दिन मल्लिका के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस मंदिर को मल्लिका अर्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर बाय एयर, ट्रेन और रोड विजिट कर सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ से वो है हैदराबाद का एयरपोर्ट, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मरकापुर रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से अप्रोक्स 84 किलोमीटर की दूरी पर है। जो यहाँ पर बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए वो है अक्टूबर से मार्च का। अगर हम बात करें ट्रिप प्लानिंग के बारे में कि आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो आपको अप्रोक्स 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। 2 से 3 दिन में आप ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन अच्छे से कर पाएंगे और नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस पर भी विजिट कर पाएंगे। और जो 2 से 3 दिन का आपका बजट होने वाला है वो होंगे 8,000 से 9,000 रुपये पर पर्सन। अब हम बात करेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के भक्त रावण ने ज्योतिर्लिंग प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रावण की भक्ति से परेशान होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को शिवलिंग प्रदान किया, वो भी इस शर्त के साथ कि वो उसे जमीन पर रखे बिना ही लंका ले जाएंगे। रावण को शिवलिंग ले जाते समय दैव्य हस्तक्षेप के कारण देवघर में रुकना पड़ा और शिवलिंग देवघर में ही स्थापित हो गया, जिसे आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर बाय एयर, ट्रेन और रोड विजिट कर सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है रांची एयरपोर्ट, और जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है वो है जशीहिड का रेलवे स्टेशन। लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और सावन के महीने में आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में, वो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अगर हम बात करें बजट के बारे में कि आपका यहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है, तो जो आपका टोटल खर्चा यहाँ पर होने वाला है वो होंगे 5,000 से 6,000 रुपये पर पर्सन। ये होंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन में आप यहाँ पर जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी विजिट कर पाएंगे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने रावण को हराने के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम ने हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश भेजा था। देरी के कारण माँ सीता ने मुहूर्त में अनुष्ठान पूरा करने की इच्छा से रेत का शिवलिंग बनाया था। हनुमान द्वारा लाया गया शिवलिंग, जिसे विश्वनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, और रेत से बने शिवलिंग को रामनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर बाय एयर, ट्रेन और रोड विजिट कर सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ से वो है मदुरई का एयरपोर्ट, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के पास कंस्ट्रक्शन के काम होने के कारण जो ट्रेन है वो सिर्फ मंडपम रेलवे स्टेशन तक ही जाती हैं। आप वहां से ऑटो और कैब से मंदिर विजिट कर सकते हैं। जो मंदिर के दर्शन टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए 22 कुंडों में स्नान करना ज़रूरी होता है, जिसके चार्जेस आपको अप्रोक्स 25 रुपीज़ पर पर्सन पड़ते हैं। अगर हम बात करें बजट के बारे में और ट्रिप प्लानिंग के बारे में कि आपका यहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है, जो आपका टोटल खर्चा यहाँ पर लगने वाला है वो होंगे 7,000 से 8,000 रुपये पर पर्सन 3 डेज़ के लिए। आप 3 दिनों में यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेंगे और जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होंगे वो भी विजिट कर पाएंगे।
जो बेस्ट टाइम होने वाला है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग विजिट करने के लिए वो होगा अक्टूबर से मार्च का। आप अक्टूबर से मार्च के बीच में ज्योतिर्लिंग विजिट कर सकते हैं। उस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान और काशी तीर्थ यात्रा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। आप यहाँ पर शिवलिंग को छू कर भी दर्शन कर सकते हैं। आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए यहाँ पर बाय एयर, ट्रेन और रोड विजिट कर सकते हैं। जो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है वो है वाराणसी जंक्शन। सिक्योरिटी रीजंस के कारण मंदिर प्रांगण में मोबाइल फोन्स, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर आपको लॉकर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन्स और कैमरे सबमिट करा सकते हैं। मंदिर के जो दर्शन टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक, फिर 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। अगर आप सुबह जल्दी दर्शन के लिए आते हैं तो आपको काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। त्योहारों के समय पे और सावन के महीने में यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बजट के बारे में कि आपका यहाँ पर कितना खर्चा होने वाला है, तो जो टोटल खर्चा आपका यहाँ पर लगने वाला है वो होंगे 5,000 से 6,000 रुपये पर पर्सन 2 दिनों के लिए। 2 दिनों में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी अच्छे से कर लेंगे और जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होंगी वो भी विजिट कर लेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, हर साल लाखों भक्त केदारनाथ जी की यात्रा पर जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2025 में केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ जी के कपाट कब खोले जाएंगे। केदारनाथ जी के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे और 6 महीनों के लिए खुले रहेंगे। भाई दूज के दिन केदारनाथ जी के कपाट दोबारा से बंद कर दिए जाएंगे। इन 6 महीनों में आप कभी भी आकर भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेस्ट टाइमिंग्स के बारे में कि आपको किस टाइम पर केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए, तो मई और जून सबसे बेस्ट टाइम है केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए। काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। जुलाई और अगस्त में आपको भारी बारिश देखने को मिलती है, जिसके कारण लैंडस्लाइड होने के चांसेस भी होते हैं। अगर आप अपनी यात्रा जुलाई और अगस्त में ही करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर आएँ, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड टूरिज्म से करवा सकते हैं। इस वेबसाइट से आप 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले आप ट्रेन पकड़िए और आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार में आप एक दिन पहले आ जाएं। हर की पौड़ी में जाकर गंगा आरती और गंगा स्नान कीजिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है बस स्टैंड, जहां से आप टिकट लेकर सीधा पहुंच जाइए सोनप्रयाग। जो आपको टिकट के चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे 800 से 900 रुपये पर पर्सन। सोनप्रयाग पहुंचकर एक नाइट का स्टे लें और सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे लाइन में लग जाएं, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद शेयर्ड कैब लें और सीधा आ जाइए गौरीकुंड। जो शेयर्ड कैब के चार्जेस होंगे वो होंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन। गौरीकुंड से आप अपनी केदारनाथ की यात्रा पैदल, घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी से शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 10 से 12 घंटे लगेंगे आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए। वहीं अगर आप घोड़े खच्चर से जाते हैं तो आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। हर हर महादेव का नाम लीजिए और पहुंच जाइए केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने से पहले लिमचोली, जो केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर नीचे है, वहां आपको टेंट रूम की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आप वहां पर रुक सकते हैं।
या फिर आप केदारनाथ मंदिर के पास जो रूम, डोरमेट्रीज या फिर टेंट अवेलेबल है आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। जो टेंट के चार्जेस पड़ेंगे आपको पड़ेंगे 500 से 600 रुपये पर पर्सन। रात को आप टेंट या फिर रूम में रुक जाइए, सुबह की आरती लीजिए, भोले बाबा के दर्शन करके वापस से अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से 50 रुपीज़ की शेयर टैक्सी लेकर आप पहुँच जाइए सोनप्रयाग। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में कि पर पर्सन कितनी कॉस्ट पड़ती है पूरी केदारनाथ यात्रा के दौरान। तो पर पर्सन जो कॉस्ट पड़ेगी वो होगी 5,000 से 6,000 रुपये अप्रोक्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कहाँ की चाहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।